डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण। तो उसमें हमने दो कारण पढ़ लिए थे, किन कारणों से मांग का नियम लागू होता है। तो उसमें से दो कारण हमने पढ़े थे। पहला कारण पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात इस नियम के कारण जो है जो जो वस्तु की अधिक उपयोग करते हैं त्यों त्यों उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और एक बिंदु के बाद जो है वो अधिकतम हो जाती है। तो इसके अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है वैसे वैसे इसकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अतः उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होगा क्योंकि उसके लिए सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है, तो वो संतोष की मात्रा जो है वो अधिक प्राप्त होगी, इसलिए वह कीमत भी अधिक अदा करेगा, कीमत भी ज़्यादा देना चाहेगा उस वस्तु की जिससे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है। यदि उपभोक्ता वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो वह वस्तु के लिए समान कीमत अदा नहीं करेगा क्योंकि उससे सीमांत उपयोगिता लगातार उसके लिए घट रही है। ठीक है, अब आती है प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा पॉइंट हमने इसको कल अधूरा छोड़ा था। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? तो हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन प्रभाव या स्थानापन्न प्रभाव। इसको हमने पढ़ा था कि किसी एक वस्तु की कीमत कम होने पे, जैसे एक्स और वाई वस्तु, ठीक है, दोनों वस्तुएं जो है एक दूसरे के लिए जो अगर मान लो दोनों का प्रयोग कर रहा है वो, जैसे चाय और कॉफ़ी का हम उदाहरण ले लें, तो इसका अर्थ प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ क्या होता है कि यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो व्यक्ति या उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई, अब एक्स दोनों की कीमत माना कि 5-5 रुपये। अब अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाती, जैसे एक्स की कीमत घट करके 4 रुपये हो जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई की जगह या वाई को जो है एक्स को क्या करेगा, वाई के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देगा, यानी इसकी मात्रा ज़्यादा प्रयोग करने लगेगा क्योंकि ये सस्ती होगी। अब ये इसकी तुलना में ये महंगी है। ठीक है, तो इसको यानी इस कारण से जो है जिस वस्तु की कीमत कम होगी उपभोक्ता उसको महंगी वस्तु के स्थान पर क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे दो वस्तुएं ली हमने एक्स और वाई, यदि एक्स की कीमत वाई की तुलना में कम हो जाती है, कीमत किसकी कम हो रही है, एक्स की कीमत जो है वाई की तुलना में कम हो रही है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई वस्तु के स्थान पर एक्स का प्रयोग एक्स को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी वाई के स्थान पर वो एक्स को काम में लेने लगेगा, यानी इसकी मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कीमत जिसकी कम हुई है उसी की मांग बढ़ेगी, उसकी तुलना में दूसरी वस्तु महंगी हो गई, उसकी दृष्टि से महंगी होगी ना, तो वो उसको जो है दूसरे वस्तु जो महंगी वस्तु है उसके स्थान पर उस वस्तु को प्रतिस्थापित कर देगा। इसी को कहा जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो है जिस वस्तु की कीमत गिरती है उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जिस वस्तु की कीमत, अब दूसरा उदाहरण ले लें, अगर जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जैसे एक्स की कीमत बढ़ जाए 5 रुपये से 7 रुपये हो जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु की मांग को कम कर देगा और उसके स्थान पर वाई वस्तु को अधिक प्रतिस्थापित कर देगा एक्स की जगह। तो इस मांग किसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, वाई की बढ़ेगी। तो जो वस्तु सस्ती हो जाती है उपभोक्ता उसको महंगी वस्तु के स्थान पर क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा, इसीलिए उस वस्तु की मांग बढ़ती है और इसीलिए मांग का नियम लागू होता है। समझ में आई बात? फिर समझो, जैसे पार्ले का बिस्कुट है और ब्रिटानिया का बिस्कुट, दोनों 5-5 रुपये में आते हैं। ठीक है, अब अगर पार्ले वाले ने बिस्कुट महंगा कर दिया, 5 रुपये की बजाय 7 रुपये कर दिया, तो उपभोक्ता क्या करेगा, जो पार्ले खरीदता था वो पार्ले के स्थान पर किसको प्रतिस्थापित कर देगा, ब्रिटानिया को प्रतिस्थापित कर देगा। तो जिसकी कीमत कम हुई है या जो महंगी हुई है उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिस वस्तु सस्ती हुई है उसकी मांग अधिक हो जाएगी। इसीलिए जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है और जिसकी कीमत घटती है उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग के नियम का लागू होने का दूसरा कारण क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो दूसरा कारण है मांग के नियम के लागू होने का, प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी इसलिए भी मांग का नियम लागू होता है। तो जो वस्तु सस्ती हो जाती है उपभोक्ता उसकी मांग कर देगा। जैसे गेहूं और चावल है,
अब जो गेहूं अगर सस्ता हो गया तो चावल वाले गेहूं को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। गेहूं सस्ता हो रहा है तो जो चावल खाने वाले हैं वो गेहूं की मांग को बढ़ा देंगे और इसलिए वो महंगी हो जाए, और जो वस्तु महंगी होगी उसके स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देंगे, इसलिए उसकी मांग जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। तीसरा कारण है मांग के नियम का लागू होने का आय प्रभाव। आय प्रभाव, अब ये क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, जैसे एक्स और वाई वस्तु ली हमने, ठीक है, एक्स वस्तु ली हमने, एक्स वस्तु जैसे माना कि एक्स की 10 इकाइयां खरीद रहा है उपभोक्ता, और वाई वस्तु की माने दोनों ही वस्तुएं हैं, इकाइयों की हम बात नहीं करते हैं, दोनों वस्तुएं उपभोक्ता खरीद रहे हैं। तो जिस वस्तु की कीमत कम हो जाती है उससे उपभोक्ता की जो है आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम कह रहे हैं कि 2 किलो या 5 किलो शक्कर 100 रुपये में आती है, 5 किलो शक्कर 100 रुपये में आ रही है, 20 रुपये किलो है, ठीक है। अब क्या होगा, उपभोक्ता अगर माना कि शक्कर की कीमत घट जाए, यानी शक्कर के भाव क्या है, 20 रुपये किलो है, तो 5 किलो उपभोक्ता शक्कर खरीदता है, ठीक है। अब अगर शक्कर के भाव घट गए, शक्कर के भाव 20 रुपये किलो से घट करके कितने हो गए, 15 रुपये किलो हो जाए, तो उपभोक्ता का 5 किलो शक्कर खरीदने में कितना खर्च होगा, 75 रुपये ही होंगे। मतलब कितनी आय बच गई उसकी, 25 रुपये आय बच गई ना भाई, 25 रुपये उसको कम देने पड़ेंगे। शक्कर उसको 5 किलो ही चाहिए, लेकिन पहले 5 किलो शक्कर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 100 रुपये। अब 5 किलो शक्कर के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 75 रुपये। इसका मतलब 25 रुपये उपभोक्ता की आय क्या हो गई, आय बढ़ गई ना, नहीं समझे, 25 रुपये बढ़े, उपभोक्ता की आय बढ़ गई ना, क्योंकि 25 रुपये बच गए। अब उस 25 रुपये से कोई भी वस्तु खरीद सकता है, या तो चाहे तो शक्कर 1 किलो ज़्यादा खरीद ले, शक्कर की मांग बढ़ा दे, क्योंकि 25 रुपये 5 किलो के पीछे उसके कितने रुपए बच रहे हैं, 25 रुपये। बात समझ में आ गई। तो आय प्रभाव का मतलब क्या होता है, आय प्रभाव का मतलब होता है कि जिस वस्तु की कीमत गिर जाए, इसका मतलब उपभोक्ता को उससे कम कीमत देनी पड़ रही है, उसका कम खर्च हो रहा है, तो जो कम खर्च होगा वो उसको जो है, इससे उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई आय से वो क्या करेगा, अन्य वस्तु, या तो अन्य वस्तु खरीद सकता है या उसी वस्तु की मात्रा को क्या कर सकता है, बढ़ा देगा। समझ में आई बात। तो 5 किलो की शक्कर बजाय अब वो क्या करेगा, 6 किलो शक्कर ले लेगा, क्योंकि उसके कितने रुपए बच रहे हैं, 25 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि शक्कर की कीमत कम हो गई और उपभोक्ता की 25 रुपये बच रहे हैं। तो ये प्रभाव क्या कहलाएगा, आय प्रभाव। और आय प्रभाव के कारण क्या करेगा, उपभोक्ता उसी वस्तु की मात्रा को बढ़ा देगा जिस वस्तु की कीमत कम हुई, ठीक है। देखिए एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये 25 रुपये उपभोक्ता बच रहे हैं, उपभोक्ता के 5 किलो शक्कर खरीदने में 25 रुपये बच रहे हैं, अगर उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदे, उसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाए जिस वस्तु की कीमत कम हुई है, तो उसको कहते हैं आय प्रभाव। उसको क्या कहते हैं, आय प्रभाव। और अगर उस 25 रुपये को उस पर खर्च नहीं करके और दूसरी वस्तु पर खर्च करें, शक्कर की बजाय अब उस 25 रुपये को वो किस पर करे, चाय खरीद ले उस 25 रुपये की, या कह दे 100 ग्राम मिर्ची खरीद दे दें, तो आय किसकी वजह से बढ़ी है, शक्कर की वजह से। और अगर शक्कर की कीमत कम हुई है, इसलिए अगर उसको उस पैसे से वो चाय खरीद रहा है, तो ये प्रभाव क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। बात समझ में आ रही है, आई कि नहीं आई। तो आय प्रभाव, आय प्रभाव का मतलब क्या है कि आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन हो जाता है। आय बढ़ गई ना, उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर आय बढ़ गई ना उपभोक्ता की। और अगर शक्कर 15 रुपये 20 रुपये किलो से नहीं बढ़ के 25 रुपये किलो हो जाए, तो अब 5 किलो शक्कर उसे अगर खरीदनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे,
125 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 25 रुपये उसकी आय क्या हो गई, कम हो गई। ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ना उसको, इसका मतलब उसकी जेब से 25 रुपये ज़्यादा जाएंगे। तो कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता की आय घटेगी, और कीमत वस्तु की घटेगी तो उपभोक्ता की आय कैसी, ये आय जो बच रही है, ठीक है। तो अगर आय प्रभाव का मतलब क्या होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ेगी तो भी आय में परिवर्तन होगा, और कीमत घटेगी तो भी आय में। अगर शक्कर 25 रुपये किलो हो जाए, 25 के बजाय 20 रुपये किलो के बजाय 25 रुपये किलो हो जाए, तो उपभोक्ता को 4 किलो शक्कर आएगी। यानी अगर उसे 5 किलो शक्कर करने खरीदना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपये। तो आय में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसका 25 रुपये जेब से ज़्यादा निकला। और अगर कीमत कम हो गई तो 25 रुपये बच रहे हैं उसके, तो भी आय में परिवर्तन हुआ। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन होता है, और इसी को कहा जाता है। और इस आय को परिवर्तन का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है, पड़ेगा ना। अगर इसकी मांग को घटा देगा, कब घटाएगा, जब शक्कर 25 रुपये किलो हो जाए, 4 किलो शक्कर आएगी, तो या तो वो उसके 4 किलो ही खरीदेगा, या फिर 5 किलो खरीदना है तो उसे 125 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस आय के परिवर्तन का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है, इसे ही आय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो सीधे सी मतलब आय प्रभाव का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, कीमत कम होती है, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत कम हो गई, 25 रुपये बच गए ना उसके, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, यानी वास्तविक आय क्या हो जाती है, क्रय शक्ति कह दो या वास्तविक आय कह दो, उपभोक्ता की वास्तविक आय या क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस आय को, वो बढ़ी हुई आय को कहां पर खर्च करें। अगर इस बढ़ी हुई आय, कीमत कम हुई है, इसका मतलब उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ गई, 25 रुपये बच रहे हैं। अब इस आय को अगर वो उसी वस्तु पर खर्च करे जिसकी कीमत कम हुई है, यानी 5 किलो की बजाय वो 6 किलो शक्कर ले ले। 5 किलो पहले शक्कर कितने हैं, कीमत कितनी हो गई, 15 रुपये हुई, यानी 5 किलो के कितने लग रहे हैं, 75 रुपये लग रहे हैं, 25 रुपये आय बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई आय से अगर वही वस्तु की मात्रा बढ़ाए, 5 किलो की बजाय 6 किलो ले लें, तो 15 छक्री 90, हाँ। तो उसी वस्तु की मांग को बढ़ाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आय प्रभाव। और इसी क्रय शक्ति के बढ़ने की वजह से अगर वो किसी दूसरी वस्तु को उस बढ़ी हुई आय से वो दूसरी वस्तु खरीदता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। क्यों, क्योंकि वो शक्कर की बजाय किसको प्रतिस्थापित कर देगा, कीमत कम किसकी हुई है, शक्कर की, और मांग किसकी बढ़ाई है उसने, चाय की या दूसरी वस्तु। तो अगर दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन पर, और उसी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है कीमत के घटने या बढ़ने का, तो उसको कहेंगे आय प्रभाव। बात समझ में आ गई। तो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और वह उसी बढ़ी हुई आय को उसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है, तो इसे आय प्रभाव कहेंगे। उस बढ़ी हुई आय से वो वही वस्तु अधिक खरीद रहा है तो उसे कहेंगे आय प्रभाव, ठीक है। और अगर उस बढ़ी हुई आय से वो वही वस्तु नहीं खरीद के दूसरी वस्तु खरीद रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो कीमत प्रभाव और आय प्रभाव दोनों, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए। क्योंकि अगर इस 25 रुपये को अगर जो उसकी आय बढ़ी है उपभोक्ता की, उससे अगर वही वस्तु की मात्रा बढ़ाए, 5 किलो के बजाय वो 6 किलो शक्कर खरीदने लगे, तो मांग किसकी बढ़ गई, शक्कर की बढ़ी, उसी वस्तु की बढ़ी, तो इसको कहेंगे आय प्रभाव। यानी आय की वजह से वो अधिक उसी वस्तु को अधिक खरीद रहा है। और अगर उस बढ़ी हुई आय से वो वस्तु खरीदनी, अब जरूरी है कि 5 किलो चाहिए उसे शक्कर, तो 6 किलो क्या करेगा, तो वो क्या करे, उस बढ़ी हुई आय से वो कहते हैं नहीं भाई मेरे को 100 ग्राम चाय भी दे दे। तो इस वस्तु की कीमत की वजह से
दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ा, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ी, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। तो कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव का ही सम्मिलित योग होता है। ठीक है, तो मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या हैं? तीसरा जो कारण है वो है आय प्रभाव। तो आय प्रभाव के कारण भी वस्तु की जो है मांग क्या हो जाती है? में परिवर्तन या वस्तु की मांग बढ़ जाती है या घट जाती है। क्योंकि यदि कीमत कम होगी तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, कीमत कम होगी तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी, और इस बढ़ी हुई आय से अगर वही वस्तु खरीदे तो उसको कहेंगे आय प्रभाव, और उस बड़ी आय से वो वस्तु नहीं खरीद के दूसरी वस्तु खरीदे तो उसको कहेंगे प्रतिस्थापन। तो प्रभाव तो इसकी कीमत से पड़ा ना। बात समझ आई? ठीक है, तो कीमत प्रभाव और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 25 रुपये उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति में परिवर्तन हुआ ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर उस क्रय शक्ति को, बढ़ी हुई क्रय शक्ति से वो वही वस्तु खरीदे तो यह आय प्रभाव है, और उस बड़ी क्रय शक्ति से अगर वो दूसरी वस्तु खरीदे तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव। डायग्राम से समझे, अगर इसको है ही नहीं आपके कोर्स में डायग्राम, फिर मैं बताऊं कि जैसे ये हो गया आपके शक्कर, शक्कर की कीमत, ये आगे कोर्स में, आपके कोर्स में नहीं, इसको नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आय प्रभाव से। जैसे डायग्राम है बड़ी कक्षाओं में। ठीक है, अब चौथा प्रभाव पढ़ते हैं अपन। आपको तो ये याद रखना है कि आय प्रभाव और कीमत प्रभाव क्या होता है। चौथा कारण है मांग के नियम के लागू होने का, नए उपभोक्ता। नए उपभोक्ता, इसको भी आप समझ गए। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके कुछ नए उपभोक्ता जुड़ते हैं, या कुछ उपभोक्ता उसकी वस्तु को छोड़ के चले जाते हैं। वापस उदाहरण दूं, चाय और कॉफ़ी, दोनों की कीमत है 5-5 रुपये। अब अगर चाय की कीमत कम हो गई, 4 रुपये हो गई, तो क्या होगा? चाय पीने वाले तो चाय पिएंगे, लेकिन कॉफ़ी पीने वाले भी कुछ नए उपभोक्ता चाय के साथ जुड़ जाएंगे। भाई 2 कचौरे के थैला लगा है, कचौरी की दुकान, कचौरी लगा, दोनों 10-10 रुपये हम कचौरी देते हैं। हाँ, अब एक कचौरी वाले ने कह दिया कि भाई 12 रुपये कर दिए मैंने भाव। ठीक है, तो जो 10 रुपये में खाने वाले थे, अब उनके लिए तो वो चीज़ महंगी होगी ना, तो उससे कुछ और वो ग्राहक जुड़ करके उससे टूट जाएंगे, जिसने 12 रुपये कीमत कर दी चाय कचौरी। अब और वो ग्राहक किससे जुड़ जाएंगे? उस उपभोक्ता, उस उत्पादक के साथ जुड़ जाएंगे, या उस वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे जो पहले वही भाव रखता है। तो नए उपभोक्ता जुड़ेंगे। तो जिस वस्तु की कीमत कम हो गई उससे वस्तु की मांग इसलिए भी बढ़ेगी कि कुछ नए उपभोक्ता जो दूसरी वस्तु खरीदते थे अब वो उस वस्तु को खरीदने लगेंगे। इसी प्रकार इसका विपरीत देखें कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वो वस्तु उपभोक्ता के लिए महंगी हो जाएगी, इसलिए उस वस्तु के उपभोक्ता उससे छूट करके क्या करेंगे? किसी दूसरी वस्तु को खरीदने लगेंगे। इसलिए मतलब उस वस्तु की मांग क्या हो गई? अपने आप ही कम हो जाएगी। समझ में आई ना? हर चीज़ इकोनॉमिक्स में उदाहरण दे के समझाना, और उदाहरण दे दिया तो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नए उपभोक्ता कैसे जुड़ेंगे? जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो कुछ उपभोक्ता उसके साथ नए जुड़ेंगे जो अन्य वस्तु खरीदते थे, इसलिए भी उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी के विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो कुछ उपभोक्ता उससे उस वस्तु को खरीदना बंद करेंगे और वो दूसरी वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो नए उपभोक्ता के जुड़ने या हटने के कारण भी वस्तु की जो है मांग में परिवर्तन आता है, इसलिए भी मांग कम या ज़्यादा होती है। कि मैं बात समझ में आ गई? चौथा कारण क्या है मांग के नियम लागू होने का? नए उपभोक्ता जुड़ते हैं या नए उपभोक्ता हटते हैं। तो जुड़ने के कारण मांग बढ़ जाएगी और घटने के कारण मांग घट जाएगी। ठीक है,
तो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्व में वे उपभोक्ता जो उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्व में वो उपभोक्ता जो उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, अब क्या होंगे? अब वे भी उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं। अब वे भी उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं तथा ठीक है, तो इससे नए उपभोक्ता जुड़ जाएंगे और उस वस्तु की मांग अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही पुराने उपभोक्ता तो घटी हुई कीमत को कारण अपने उपभोग को और बढ़ा देंगे। भाई जो कचौरी एक खाने वाला था अब वो एक और दे दे। ठीक है, तो पुराने उपभोक्ता क्या होंगे? वो तो उस वस्तु को मांग को बढ़ा देंगे। ठीक है, और नए उपभोक्ता भी उस वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे और इसलिए उस वस्तु की मांग अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसके विपरीत क्या होगा? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो उपभोक्ताओं के लिए महंगी हो जाती है, इसलिए उस उपभोक्ता उस वस्तु को छोड़ करके किसी और वस्तु को खरीदने लग जाते हैं। तो उपभोक्ता कम होने से अपने आप ही उस वस्तु की मांग घट जाएगी। ठीक है, तो पुराने उपभोक्ता भी घट जाए, इस कारण अभी उपभोग को भी बढ़ा देंगे, अतः वस्तु की मांग बढ़ेगी। बात समझ में आई? जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो कुछ नए उपभोक्ता भी उस वस्तु को प्रयोग करने लगेंगे और उसके कारण उस वस्तु की मांग स्वतः ही बढ़ जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कुछ उपभोक्ता, उनके लिए वो वस्तु महंगी हो गई तो वो उस वस्तु को छोड़ करके किसी और वस्तु पे खरीदने लगेंगे, इसलिए उस वस्तु की मांग अपने आप ही घट जाएगी। इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग, नए उपभोक्ताओं के प्रवेश के कारण या नए उपभोक्ताओं के कुछ उपभोक्ताओं के छोड़ने के कारण भी वस्तु की मांग घटती या बढ़ती। तो ये भी कारण है मांग के नियम के लागू होने का चौथा कारण। पांचवा कारण, वस्तु के अन्य प्रयोग। वस्तु के अन्य प्रयोग पांचवा और अंतिम कारण है मांग के नियम के लागू होने का कि वस्तु के अन्य प्रयोग। अन्य कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके एक प्रयोग नहीं कई प्रयोग होते हैं, जैसे बिजली, पानी। बिजली से क्या क्या कर सकते हो आप? पानी की मोटर चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो, पंखा चला सकते हो, कूलर चला सकते हो। इसी तरह पानी से क्या कर सकते हो? नहाने में काम ले सकते हो, पीने में काम ले सकते हो, सिंचाई में काम ले सकते हो, है कि नहीं? तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके अनेक प्रयोग होते हैं। तो जब वो वस्तु सस्ती हो जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, तो लोग उसका अन्य प्रयोग करने लग जाएंगे। पहले बिजली से केवल आप पानी का मोटर चलाते थे, ठीक है, मोटर चलाने में या फिर पंखा चलाने में ही खर्च करते थे। अब जब बिजली सस्ती हो गई तो आप क्या करोगे? यार इससे कूलर भी चला लें। तो पहले कूलर में काम में नहीं लेते थे, अब उससे कूलर भी चलाने लगे। उससे यार आयरन भी कर ले, इस्त्री भी कर लें, बिजली सस्ती है। पहले आप कूलर और आयरन करने में उसका प्रयोग नहीं करते थे, केवल मोटर चलाने और पंखा चलाने में काम में लेते थे। अब आप उसका प्रयोग, तो ऐसी वस्तुएं कई होती, सारी वस्तुएं, अधिकांश वस्तुओं का एक ही प्रयोग नहीं होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिसके अनेक प्रयोग होते हैं, तो उस कारण भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, बिजली की मांग बढ़ जाएगी। बिजली की कीमत कम होने से कुछ नए काम भी करने लग जाती है और इसलिए वो जो है उसकी मांग बढ़ जाती है। तो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु के उपयोग अन्य प्रयोगों के लिए भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए पानी की बात करें, पानी आप केवल क्या करते हो? पीने में ही ले रहे हो और नहाने में एक बाल्टी ले रहे हो। लेकिन पानी की मात्रा बढ़ जाए, घर में टैंकर बंद हो जाए, या हम एक बात कहें, घर में अगर पानी ज़्यादा आने लग जाए तो आप क्या करोगे? पौधों को भी देने लग जाओगे, हैं, सिंचाई भी करने लग जाओगे। तो पानी के अनेक प्रयोग हैं। एक ही प्रयोग है क्या? पेट्रोल का एक ही प्रयोग है क्या? और भी कई प्रयोग। तो जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता, तो उस वस्तु का उपयोग अन्य प्रयोगों के लिए भी बढ़ जाता है। जैसे बिजली, जब बिजली की कीमतें गिर जाती है, प्रति यूनिट कीमत गिर जाती है, तो उपभोक्ता जो पहले उसका प्रयोग नहीं करते थे उस कार्य में, अब उस कार्य में भी उसका प्रयोग करने
लग जाएंगे, इसलिए भी बिजली की मांग बढ़ जाएगी। समझ में आ गई? तो इसलिए कुछ अनेक प्रयोग होते हैं वस्तुओं के, इसलिए जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसके अनेक प्रयोग होने के कारण अब उसका वो प्रयोग भी होने लग जाते हैं जो पहले नहीं होते थे, इसलिए हम कह सकते हैं उस वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है हम कह सकते हैं मांग के नियम के लागू होने के ये कारण। अब इसका तो इस तरह मांग के नियम के लागू होने के अगर पूछा जाए कि कोई 4 कारण बताइए, 5 कारण बताइए, तो पहला कारण क्या पढ़ोगे? सीमांत उपयोगिता हास नियम। दूसरा कारण प्रतिस्थापन प्रभाव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई 3 कारण बताने हैं तो कोई भी 3 कारणों को समझा सकते हो। प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, नए उपभोक्ता जुड़ जाएंगे या हट जाएंगे, और वस्तु के अन्य प्रयोग। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं इसलिए मांग का नियम लागू होता है। अब मांग का नियम तो नहीं भूले, क्या है मांग का नियम? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग, इसी को मांग का नियम कहते हैं। यानी विपरीत संबंध होता है कीमत और मांग। ठीक है, तो ये नियम क्यों लागू होता है? मांग का नियम क्यों लागू होता है? ऐसा क्यों होता है? कीमत घटने में मांग क्यों बढ़ जाती है? केवल एक कारण नहीं है, ये सारे कारण हैं। समझ में आई बात? तो आज घर जाके इसको पढ़ोगे नोट्स में, जब आप देखोगे इसको नोट्स में पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट अपने आप बहुत आसान पॉइंट है, समझ में आ जाएगा। डायग्राम नहीं है इनमें किसी में भी, डायग्राम बनाता मैं प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव में, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके कोर्स में भी नहीं है डायग्राम, इसलिए केवल कारण लिखने हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट इसका जो है टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम करते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस। अपवाद क्या होते हैं भाई? अपवाद क्या होते हैं? जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। अपवाद मतलब मांग का नियम वैसे सभी जगह लागू होता है भाई, हर वस्तु पर यही होता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। कोई भी ले लो, चाहे कार लो, मोटरसाइकिल लो, तेल लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, गेहूँ लो, चावल लो, बिस्किट लो, है कि नहीं? सब जगह लागू होता है ना नियम। अन्य बातें समान रहने पर ये नियम सब जगह लागू होता है। लेकिन कई ऐसे मांग के नियम के कोई अपवाद भी हैं जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो जिस कारणों से हम कह सकते हैं कि वो कारण जिससे मांग का नियम लागू नहीं होता है उसको कहते हैं मांग के नियम के अपवाद। बात समझ में आई? अपवाद का मतलब क्या हो गया? जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी कोष्टक में लिख सकते हो, इसको समझ में नहीं आया तो नियम लागू नहीं होता, नियम लागू नहीं होता। यानी जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता उसको क्या कहते हैं? मांग के नियम के अपवाद। तो इस अपवाद का मतलब है, इस नियम का अर्थ है कि वे दशाएं जहां मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात मांग वक्र ऊपर की ओर धनात्मक होता है। वैसे तो मांग वक्र हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा, लेकिन मांग के नियम के अपवाद में कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिससे मांग का नियम ऋणात्मक नहीं होकर के क्या होगा? मांग वक्र धनात्मक होता है। तो धनात्मक वैसे कोई कंडीशन में, बहुत कम कंडीशन में होता है, लेकिन इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, वहाँ पर मांग वक्र जो है धनात्मक होता है। तो क्या कारण है? ठीक है, तो मांग वक्र किन स्थितियों में लागू नहीं होता है? ये आपके 4-5 पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में ये पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था? मांग के नियम के लागू होने, मांग के नियम के लागू होने के कारण, जिसमें हमने 6 कारण पढ़े थे, 5 कारण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पहला कारण क्या था? सीमांत उपयोगिता हास नियम। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा आय प्रभाव। चौथा नए उपभोक्ता। और 5वां वस्तु के अन्य प्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। लास्ट ये टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद मांग की लोच जो है वो हम अगला चैप्टर है आपके। तो हम बात करते हैं कि मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या हो गया। कि मांग के नियम का अपवाद का मतलब होता है वो स्थितियां जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो वो मांग के नियम के अपवाद कहलाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है
पढ़ेंगे कि मांग के नियम के क्या कौन कौन से अपवाद होते हैं। तो आज का आपका जो है SW का काम है, कल लगभग सब ने भेजे हैं मेरे को, लेकिन वो बहुत पुराना भेजा, ठीक है। तो आज के SW में आपको कारण बताना है मांग के नियम के लागू होने के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। SW 3 कारण स्पष्ट कीजिए या समझाइए। पहला, और दूसरा कीमत आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को समझाइए। आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? समझाना, डायग्राम नहीं है इसलिए केवल अर्थ लिखना है। से आप क्या समझते हैं? ये 2 प्रश्न आप वो करके और आज फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।